चलिए दोस्तों, तो देखिए हम लोग इसमें GS 365 में पॉलिटी सेगमेंट को डील कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग ऑलमोस्ट 6 to 7 लेक्चर्स ले चुके हैं और बहुत सारे टॉपिक्स को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आपको पता ये भी होगा कि हम लोग सिटीजनशिप को भी डिस्कस कर चुके हैं और सिटीजनशिप का बेसिकली ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 लाने के पीछे का मकसद देखिए, ऑल्दो अगर आप देखेंगे तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि सिटीजनशिप में जितनी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की लास्ट पार्ट 1 में, ऑलमोस्ट उतनी चीज़ें ही इम्पोर्टेंट होती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बट कुछ कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं जो सिटीजनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। सो वो हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें हम लोग टेक्निकलिटीज़ को भी डिस्कस करेंगे। रीज़न बहुत सिंपल है कि अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। और इसमें देखिए, क्योंकि जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो मेनली मेंस के टॉपिक्स ज़्यादा हैं, बट फिर भी आपको एक ब्रीफ आइडिया हम लोग देते चलेंगे। और बहुत सारे ऐसे अनकन्वेंशनल टॉपिक्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे इसमें, जो कि आप आम तौर पर जो भी बुक्स पढ़ते होंगे उसमें से ना मिलता हो, या फिर जहाँ पर भी अगर आप क्लासेस ले रहे हो तो वहाँ पर भी आपको देखने के लिए ना मिलता होगा। तो इसलिए हम लोग इसमें सिटीजनशिप पार्ट 2 देखेंगे। इसमें बेसिकली देखिए, बेसिक बात क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं वो तो आप समझ जाएं कि हम लोग बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, ठीक है, जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था सिटीजनशिप में कि हमें आर्टिकल नंबर 5 to 11 देखना है, तो हम लोगों ने आर्टिकल्स नहीं देखा था पार्ट 2 का, तो वो तो हम देख ही लेंगे कि क्या क्या है और कैसे कैसे हैं। उसमें थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें भी हैं, वो भी हम लोग डिस्कस कर देंगे। ऑल्दो एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर आप डील कर पाए उस चीज़ को। फिर हम लोग यहाँ पर PIO और OCIO, ठीक है, अगर ये देखिए ये हो पाता है तो हम लोग डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम आपको इसका एक सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे PIO और OCIO को हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑल्दो अब तो ये दोनों 2015 का मर्ज हो गया, बट फिर भी। फिर देखिए, अब बहुत सारे टॉपिक्स और हैं, जैसे इंडियन डायस्पोरा, आप एक टर्म सुनते होंगे, ठीक है। तो ऑल्दो आप देखेंगे ये मेंस का टॉपिक है प्योरली, वो भी IR से लिंक करता हुआ ये टॉपिक है, बट फिर भी हम बेसिक समझेंगे कि इंडियन डायस्पोरा किसको बोलते हैं। फिर हम लोग MPR को देखेंगे, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को देखेंगे, हम NRC को देखेंगे, हम आसाम अकॉर्ड को देखेंगे। तो इस तरह के जो भी आपके नॉन कन्वेंशनल टॉपिक्स होते हैं उन्हें भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ताकि थोड़ा सा आपको नॉन कन्वेंशनल टॉपिक्स के ऊपर बेसिक बेसिक जानकारियां आपको पता हो। और बाकी जो सब करा रहे हैं वो तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में भी, और इस वीडियो में भी जो बाकी टेक्निकलिटीज थी वो कर लेंगे। इसके अलावा देखिए, आपको पता होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था, तो वो भी हम थोड़ा सा देख लेंगे ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया मैंने, और ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे पाएंगे हम, बिकॉज आपको पता होगा कि हम लोग को बहुत ही क्रिस्प में चीज़ों को कंप्लीट करना है, सिंस वी आर ओनली फोकस्ड ऑन दी वन डे एग्जामिनेशन, खासकर ऑब्जेक्टिव की। जब कभी मेंस का मौका मिलेगा डेफिनेटली वहाँ पर फिर हम लोग इन सभी के ऊपर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारे आपके मेंस के लिए यूनिवर्सल टॉपिक्स होते हैं। इंडियन डायस्पोरा हो गया, आसाम अकॉर्ड, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वहाँ पर हम इन सभी के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो जैसे आधार इशू भी है, तो वो भी इसमें डिस्कस होता है, बट अब आप समझ सकते हैं कि आधार इशू हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि MPR वर्सेस आधार इशू भी है। तो वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे, कभी मौका मिलता है तो हम लोग पार्ट वाइज छोटे छोटे वीडियोस अगर लाएंगे तो वहाँ पर भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, बहुत कुछ हो गया डिस्कशन, अब थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के ऊपर, ठीक है। पार्ट 1 आपने देखा होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में दो तीन बेसिक बातें तो उस दिन भी कर लिया था कि आर्टिकल 5 to 11 है और पार्ट 2 में आता है, इतनी बातें हमें पता चल गई थी। ये भी आपको पता चल गया होगा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में हमें सिटीजनशिप देखने के लिए तो मिल जाता है, बट जो एग्जैक्ट प्रोविजंस की आज हम बात करते हैं वो हमें मिलता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत। फिर वहां पे हम लोगों ने ये भी बात की कि आखिर सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया कैसे, तो हम लोगों ने बात की कि आर्टिकल 11 जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप जो है एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप से रिलेटेड आप एक्ट बना सकते हैं। तो उस बेसिस पे फिर सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया था। लेकिन क्या
कॉन्स्टिट्यूशन में भी किसी की बातें हुई हैं? तो डेफिनेटली आंसर है यस, सिटीजनशिप से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में भी बातें हुई हैं, बट वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताता है कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हो रहा था, यानी एट द डेट ऑफ 26 जनवरी 1950 को कौन कौन सिटीजन थे, उस वक्त कौन कौन थे, इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। और थोड़े बहुत उससे आगे के भी कहीं कहीं क्लॉजेस में आपको देखने के मिलते हैं, बट मेनली आपको कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे ही देखने के मिलते हैं। उसके आगे की बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज हम लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 का सारा प्रिंसिपल जो कि ब्रांड हम लोग डिस्कस किया था, बर्थ, रजिस्ट्रेशन, एक्विजिशन, नेचुरलाइजेशन, डिसेंट, तो वो सारा वहां हो जाएगा। हम यहाँ पर बेसिकली डील कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पहली अगर बात कर लें तो आर्टिकल नंबर 5 ही आ जाता है, बेसिक सा है। तो आर्टिकल नंबर 5 बेसिकली यही बताता है कि कौन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हो रहा था, यानी 26 नवंबर 19, जस्ट अ मिनट, देखिए ये आई डोंट नो बार बार ये 26 नवंबर क्यों आ रहा है, बट अगर आगे आ जाता है तो आप ध्यान देंगे कि मैं 26 नवंबर 1950 बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसी डेट को हुआ था, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने बात किया था, जब हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा तो हम लोगों ने देखा था कि इसके बाद अगर हम एक डेट देखते हैं, द डेट इज फर्स्ट जुलाई 1987, तो इसके बीच की बातें हम लोगों ने की थी सिटीजनशिप बाय बर्थ के ऊपर, जहां पर हमने देखा था कि कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि 1 जुलाई 1987 के बाद और 2004 3 दिसंबर से पहले, फिर उसके बाद को कैसे कैसे मिलेगा। बट आप भी सोच रहे होंगे कि उससे पहले वाले का क्या, जैसे कि 26 जनवरी 1950 को ही अगर आपका हुआ है या फिर उससे पहले हुआ है, तो उस केस में क्या। तो देखिए इस केस में कैसा है, आपको ये समझना होगा कि आखिर इस केस के लिए क्या है। तो इस केस में क्या है कि तीन कंडीशंस आर बीइंग देयर, देयर आर थ्री कंडीशंस। अगर इन तीन कंडीशंस में से अगर आप कोई एक भी फुलफिल करते हैं तो आप उस समय इंडियन सिटीजन माने जाएंगे। पहला तो बहुत ही सिंपल है कि आपका जन्म कहाँ होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। इंडिया मीन्स व्हाट, इंडिया मीन्स इंडिया ओनली, जो आज इंडिया है। आप इसमें पाकिस्तान को इंक्लूड नहीं करेंगे, आप बांग्लादेश ये सब को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये हमारा इंडिया अनडिवाइडेड होगा, क्योंकि आगे इसके बारे में डिस्कस होने वाला है, इसलिए मैं आपको यहाँ क्लियरिटी दे रहा हूँ कि ये इंडिया अनडिवाइडेड है। लेकिन हम इंडिया की बात करें तो जो आज का इंडिया आपको देखने के लिए मिलता है वो, तो अगर इसमें आपका जन्म हुआ है तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। या फिर अगर मान लेते हैं आपका इंडिया में जन्म नहीं हुआ है, लेकिन आपके पेरेंट्स आइदर कोई भी, ये आइदर वाला कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है लास्ट वीडियो में उन्होंने डिस्कस किया है। तो आइदर जो है वो इंडियन होने चाहिए, यानी कि उनका जन्म इंडिया में होना चाहिए, तो भी आपको मिल जाएगा। अगर मान लेते हैं ये दोनों कंडीशंस में से कोई भी फुलफिल नहीं हो रहा है, तो एक कंडीशन ये है कि 26 जनवरी 1950 से 5 इयर्स पहले से आप कंटिन्यूअसली जो है वो भारत में रह रहे हो। तो अगर 5 साल से पहले से रह रहे हो कंटिन्यूअसली, इररेस्पेक्टिव आप कहीं के भी हो, आपको सिटीजनशिप इंडिया की मिल जाएगी, मतलब मिल गई उस समय। तो यानी कि आप बॉर्न इन इंडिया हुए हो 26 जनवरी 1950 से पहले, या फिर आपके पेरेंट्स हो कोई भी इंडियन, तो या फिर आप पिछले 5 सालों से, यानी कि 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से अगर आप रह रहे हैं, अगर इन तीनों में से आप एक भी कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आर्टिकल 5 के अंतर्गत आप इंडियन सिटीजन होंगे। इंडियन सिटीजन होने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं द आर्टिकल नंबर 6। तो आर्टिकल नंबर 6 बेसिकली क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 6 ये कहता है कि किन किन व्यक्तियों को सिटीजन दी जा सकती है जो कि माइग्रेट हुए थे, those who are migrated from Pakistan to India, यानी जो भी ऐसे व्यक्ति थे जो कि पाकिस्तान से भारत को माइग्रेट करके आए थे, तो उन सभी व्यक्तियों को भी आर्टिकल 6 के अंतर्गत इंडियन सिटीजन मिलेगी। बट इसमें भी देखिए दो कंडीशंस होंगे, और उन दोनों में से कोई एक अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपका हो जाएगा। जैसे कि अगर लेट से इसमें भी जो एक फुलफिलिंग कंडीशन है वो पहले से ही होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स जो हैं, आइदर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी, वो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न होने चाहिए। अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न होने का मतलब है या तो पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में, कहीं भी अगर हैं तो चलेगा। तो इस केस में अगर आप पाकिस्तान से माइग्रेट करके हैं, पाकिस्तान का मतलब ये समझ लें कि अभी का बांग्लादेश भी इसमें इंक्लूडेड हो जाएगा,
क्योंकि उस समय बांग्लादेश का एग्जिस्टेंस नहीं था, उस समय ईस्ट पाकिस्तान ही था। तो या बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान, या वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान कह सकते हैं। अगर वहां से आप इंडिया आए हैं माइग्रेट होके, तो इसके लिए दो कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन सर क्या है कि मान लेते हैं आप 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आप भारत माइग्रेट करके आ गए, डेट ध्यान रखेंगे 19 जुलाई। देखिए ये सब टेक्निकलिटीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें, आइदर कभी क्वेश्चन आ जाए तो 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आप माइग्रेट करके इंडिया आए हैं और उस दिन से जब तक भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ 26 जनवरी 1950, तो इस केस में आप जो हैं वो इंडियन सिटीजन होंगे। अब मान लेते हैं आप आए हैं इसी डेट को या इसके बाद, तो फिर क्या? तो अगर आप इसी डेट को आए हैं, 19 जुलाई 1948 को ही आए हैं या 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं, तो इस केस में आपको इंडियन सिटीजनशिप एक कंडीशन में मिल सकती है कि जब भी आप अप्लाई करें, आपको अप्लाई करना पड़ेगा इंडियन सिटीजन के लिए, तो उस एप्लीकेशन से 6 महीने पहले, 6 मंथ्स पहले तक आप कॉन्टिन्यूसली इंडिया में रह रहे हो, तो इस केस में भी आपको मिल जाएगा। यानी आप ये फुलफिल कर लो, या तो आप 19 जुलाई 1948 से पहले आप माइग्रेट करके पाकिस्तान से आए हो या बांग्लादेश से आए हो भारत, या अगर आप 19 जुलाई को ही आए हैं या उसके बाद आए हैं, तो आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो 6 महीने पहले आप इंडिया में उस समय से रिसाइड कर रहे हो, तो इस केस में भी हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 7। ठीक है सर, तो जब आर्टिकल नंबर हम 7 की बात करते हैं, तो आर्टिकल नंबर 7 बेसिकली क्या कहता है कि हो सकता है कि जिस समय इंडिया के इंडिपेंडेंस हुआ हो, उस समय आप माइग्रेट करके आप चले गए हो पाकिस्तान, बट आप फिर से बैक इंडिया आ रहे हैं। आप उस समय तो चले गए, लेकिन अब फिर से वापस इंडिया आ रहे हैं, तो इस केस में भी आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। बहुत ही सिंपल, यही वाला कंडीशन फुलफिल करना है। बस जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो उससे 6 महीने पहले आप जो है वो 6 महीने पहले तक इंडिया में रह रहे हो। ठीक है, यानी ये वही कंडीशन है जो 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आप माइग्रेट किए हो या इस दिन माइग्रेट किए हो, उसके लिए वैलिड होती है। वही वाला कंडीशन यहाँ पर भी आपका वैलिड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8 बेसिकली किसको कहता है कि आर्टिकल नंबर 8 कहता है इंडियन ओरिजिन के सिटीजन को। अब इंडियन ओरिजिन की कैसी है, जैसे लेट से जब हमारा कमेंसमेंट हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन का 26 जैन 1950 को, ठीक है, अब उस समय आप इंडियन सिटीजन थे। इंडियन सिटीजन कैसे थे, तो इंडियन सिटीजन बाय बर्थ थे, मान लेते हैं आपका जन्म इंडिया में हुआ था, या फिर अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था, कहीं भी आपका इंडिया में, पाकिस्तान में या बांग्लादेश या फिर ईस्ट पाकिस्तान उस समय के अनुसार कह सकते हैं, यहाँ पर आपका बर्थ हुआ था कभी भी इससे पहले। अब लेकिन जिस समय इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हो रहा है उस समय आप इंडिया में नहीं है, तो भी आप इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। कैसे, जहां भी जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं उस कंट्री में आपको जाना है और सिर्फ अपने आप को रजिस्टर कर लेना है, तो वो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी अगर आप कंडीशंस जो हैं वो ऊपर वाले फुलफिल कर रहे हैं, तो जो हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्टिकल नंबर 5 के अंतर्गत। तो ठीक है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 10 इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर 10 बेसिकली आपको, जस्ट अ मिनट, आर्टिकल नंबर 9 अभी हुआ। देखिए अगर हम बात करते हैं आपका आर्टिकल नंबर 9 के ऊपर, तो आर्टिकल नंबर 9 बेसिकली सिर्फ आपकी बात की करता है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप के ऊपर। टर्मिनेशन के ऊपर हम लोगों ने बहुत डिटेल में पिछले बार बात की थी। इसमें सिर्फ उसका एक ही कंडीशन है कि अगर आप किसी और कंट्री का सिटीजनशिप ले लेते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली ये टर्मिनेट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इनहेरेंट मीनिंग ये क्या कह रहा है, ये इनहेरेंट मीनिंग आपको सिंगल सिटीजनशिप की तरफ दर्शा रहा है। यानी ये आपको सिंगल सिटीजनशिप इनहेरेंट कर रहा है कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू अलाउ यू ड्यूअल सिटीजनशिप। इंडिया आपको ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता है, इसका इनहेरेंट मीनिंग यही है।
अगर आपने अदर कंट्री की ले ली सिटीजनशिप, आपका इंडिया का सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी मेंस का एक टॉपिक होता है, व्हाट आर द रैशनल्स बिहाइंड इंडिया अडॉप्टिंग द सिंगल सिटीजनशिप। आखिर इंडियन सिटीजनशिप भारत क्यों अडॉप्ट करता है, ड्यूअल सिटीजनशिप क्यों नहीं रखता है? तो इसके पीछे भी लॉजिक्स बहुत सारे हैं, इसको कभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक्स हैं, जैसे कि इंडियन किसी भी देश की सिटीजनशिप एक आइडेंटिटी के रूप में होती है, तो आप अगर इंडिया के सिटीजन हैं तो आप इंडिया की आइडेंटिटी हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी होंगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका आर्टिकल नंबर 10 इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आर्टिकल नंबर 10 जो है वो सिर्फ यही बात करता है कि जो आपकी सिटीजनशिप राइट है वो आपको कंटिन्यू करती रहेगी जब तक पार्लियामेंट कोई स्पेशली लॉ बना के आपको इंडियन सिटीजनशिप से डिबार नहीं कर देता। यानी हो सकता है कि लेट्स से इंडिया कभी, मतलब ऐसे सपोजिशन के अनुसार बताते हैं कि पार्लियामेंट कभी लॉ बनाता है कि ऐसा होगा नहीं, बट फिर भी कि जितने भी बाई बर्थ हैं उनका सिटीजनशिप नहीं होगा, तो उस केस में आपका डिबार भी किया जा सकता है अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बना देता है, ऑल्दो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग आर्टिकल की बात करेंगे, जो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, वो था आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11 में क्या है, बेसिकली जब पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया है, ठीक है, पार्लियामेंट हैज बीन गिवन अ पावर टू मेक एक्ट्स रिगार्डिंग व्हाट, एक्ट्स रिगार्डिंग द सिटीजनशिप। सिटीजनशिप से रिगार्डिंग जो है वो एक्ट बनाने का पावर दिया गया है। सिटीजनशिप से रिगार्डिंग क्या, तो सिटीजनशिप एक्विजिशन से रिलेटेड, सिटीजनशिप टर्मिनेशन से रिगार्डिंग, तो ये सारे से रिलेटेड जो है वो बनाने का मिला है। और इसी पावर को यूज करते हुए जो है वो हमारी कंट्री की दी इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो आप देखते हैं 1955 वो बनाया गया था। इसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है पिछले वीडियो में। तो ये अभी तक देखिए कितने बार अमेंड हो चुका है, तो सर ये 9 बार अमेंड हो चुका है। इट हैज बीन अमेंडेड 9 टाइम्स, 9 बार इसे अमेंड कर दिया जा चुका है। और जब ये पहली बार इंडियन सिटीजनशिप एक्ट आया था तो उस समय कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप भी दी गई, कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप भी अलाउ थी, ठीक है, बट नॉट राइट नाउ। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें जो डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया कि बेसिकली अबाउट द आर्टिकल फ्रॉम आर्टिकल नंबर 5 to 11 एंड वेयर वी डिस्कस्ड दैट जब आपका कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा था यानी 26 जनवरी 1950, तो उस समय किस किस को सिटीजनशिप मिली थी, इन सभी से रिलेटेड हम लोगों ने चीज़ों को डिस्कस किया है। अब आ जाते हैं द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स अबाउट द सिंगल सिटीजनशिप। तो हम डिस्कस कर लेते हैं सिंगल सिटीजनशिप के ऊपर, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप से पहले हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि आपको पता होगा कि 2019 में आपका जो है वो अमेंडमेंट हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 का, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुई थी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या कंट्रोवर्सी था उसे हम थोड़ा समझते हैं कि जब हम बात करते हैं तो हम लोगों ने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द इलीगल माइग्रेंट्स। हम लोगों ने इलीगल माइग्रेंट्स के बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि हम इलीगल माइग्रेंट्स किसे कहते हैं। तो हम इलीगल माइग्रेंट्स उसे कहते हैं जो कि भारत में एंटर किया है विदाउट एनी वैलिड डॉक्यूमेंट, जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उस केस में हम उन्हें इलीगल माइग्रेंट्स कहते हैं। या फिर उनके पास जब वो इंडिया में आए थे उस समय वैलिड डॉक्यूमेंट थे, बट वो बियॉन्ड द स्टे, जो उनके वो लिमिट दी गई थी उससे ज़्यादा, यानी बियॉन्ड दैट अमाउंट, जितना भी समय था उससे बियॉन्ड रह रहे हैं, तो इस केस में भी वो इलीगल माइग्रेंट्स होंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या कि देयर वर 6 रिलीजियंस, हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियंस। ये अगर 3 कंट्रीज में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, फिर से हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियंस लिविंग इन दीज 3 कंट्रीज विच आर अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, अगर ये हैं और ये इंडिया में आए हैं एज एन इलीगल माइग्रेंट कह सकते हैं, चाहे ये कंडीशन हो चाहे ये कंडीशन हो, एज एन इलीगल माइग्रेंट। लेकिन कब, 31 दिसंबर 2014 से पहले। तो इस केस में क्या है, अगर ये इससे पहले आए हैं तो इस केस में जो है इनको सिटीजनशिप ये ले सकते हैं, इन्हें इलीगल माइग्रेंट के रूप में नहीं देखा जाएगा। तो अगर ये इस डेट को ऑन इस डेट या फिर बिफोर
31 दिसंबर 2014 को आए हैं तो ये इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। आ, किस कंडीशन पे, तो देखिए आपको पता होगा हम लोग डिस्कस किया था कि 11 इयर्स का क्लॉज होता है, आपको 11 इयर्स स्टे करना पड़ता है तब जाके आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलती है। बट इनके लिए कंडीशन रिड्यूस करके सिर्फ 5 इयर्स कर दी गई, यानी अब ये सिर्फ 5 इयर्स भी अगर भारत में स्टे करते हैं तो इन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो इसी पर कंट्रोवर्सी था कि इसमें जो मुस्लिम्स हैं उन्हें ये नहीं दिया गया है, तो और भी बहुत सारे इसके इश्यूज थे, बट फाइनली अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत यही है। उसके बाद जब हम सिंगल सिटीजनशिप की बात करते हैं तो हम लोग ने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में भी कि हम हमारी कंट्री में जो है वो सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि वी डोंट अलाउ यू फॉर हैविंग ड्यूअल सिटीजनशिप, हम ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करते। जहाँ तक कि हम ड्यूअल सिटीजनशिप की बात करते हैं तो हम बात करते हैं यूएसए की, स्विट्जरलैंड की, ये सारे कंट्रीज हैं जो आपको ड्यूअल सिटीजनशिप देती है। बेसिकली ड्यूअल सिटीजनशिप कहने का मतलब क्या है, ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि आप तो एक इंडियन सिटीजन हुए, दूसरा लेट से आप यूपी के हैं तो आप यूपी के भी एक सिटीजन हुए, तो ये होती है जो आपको यूएस में देखने के लिए मिलेगी। यूएस में आप स्टेट के, फॉर एग्जांपल आप कैलिफोर्निया से हैं तो यू आर द सिटीजन ऑफ कैलिफोर्निया एज वेल एज यूएस सिटीजन ऑल्सो, तो ये केस नहीं है, ठीक है। वी आर ओनली हैविंग द सिंगल सिटीजनशिप, हमारे भारत में आपको जो है वो सिंगल सिटीजनशिप ही देखने के लिए मिलती है। तो ये आपको हो गया, जितने भी चीज़ें थी हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब देखिए दो चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और हैं जो छोटे छोटे हैं जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसे भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। देखिए जो हम लोग OCIO और PIO वाला बात कर रहे थे वो हम लोग किसी और लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी ज़्यादा मिल जाएगी। ऐसे देखिए रफ अगर आप समझना चाहते हैं तो OCI बेसिकली जो है वो 2005 में आया था और PIO आपका 2002 में आया था, और इससे बेसिकली कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं सिटीजन्स को कि आपको मल्टीपल एंट्रीज इंडिया में अलाउ होगी, लाइफ लॉन्ग वीज़ाज मिलते हैं, ये सारी चीज़ें मिलती हैं अगर आप इंडियन ओरिजिन के होते हैं तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में, तो आपको समझ आ जाएगा, पूरा एक टेबल बना के डिस्कस करेंगे। इधर हम दो चार और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, फॉर एग्जांपल इंडियन डायस्पोरा को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपने बेसिकली देखा होगा इंडियन डायस्पोरा इज बीइंग अ टर्म व्हिच इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर आप देखते हैं तो इंडियन डायस्पोरा जो टर्म है बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो लगातार आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंडियन डायस्पोरा के ऊपर आपको चर्चा देखने के लिए मिलेगी। अगर आप इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं तो आज पूरे वर्ल्ड में इंडियन डायस्पोरा 20 मिलियन है, 20 मिलियन जो है वो इंडियन डायस्पोरा आज एग्जिस्ट करता है। बेसिकली इंडियन डायस्पोरा टर्म का मीनिंग क्या होता है कि जब हम समझते हैं कि इंडियन डायस्पोरा का मतलब क्या होता है, तो इंडियन डायस्पोरा इज बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल, हम कह सकते हैं कि दीज आर द ग्रुप ऑफ पीपल्स हु आइदर, या तो आइदर ट्रेस देयर ओरिजिन टू इंडिया और दे आर इंडियंस बट लिविंग अब्रॉड, ठीक है। तो अब इस चीज को समझ जाएं कि बेसिकली दे आर द ग्रुप ऑफ पीपल्स जो कि इंडियन ओरिजिन को ट्रेस करते हैं, या फिर वो इंडियन सिटीजन ही है लेकिन कहाँ रह रहे हैं, अब्रॉड रह रहे हैं। दोनों केसेस में टेम्पोररी, टेम्पोररी जैसे NRIs हो गए, परमानेंटली भी, तो वो इंडियन डायस्पोरा उसे कहते हैं। यानी इंडियन डायस्पोरा हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका ओरिजिन इंडिया से हुआ है बट वो अभी हो सकता है कि अभी परमानेंटली यूएस में, कनाडा में कहीं भी रह रहा है, या फिर टेम्पोररी बेसिस पे रह रहा है और वो फिर बाद में इंडिया में वापस आएगा या इंडियन सिटीजन ही है, तो उन सभी व्यक्तियों को हम इंडियन डायस्पोरा कहते हैं। या आप एक लेमन लैंग्वेज में बोलूं कि इंडियंस, दोज इंडियंस हु आर नॉट लिविंग इन इंडिया, ऐसे इंडियंस जो भारत में नहीं रह रहे हैं वो आपके हो जाएंगे, प्लस ऐसे इंडियंस जो कि इंडियंस नहीं है, बेसिकली दे आर नॉट इंडियंस, उनके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं उनके ग्रैंड पेरेंट्स और कहीं ना कहीं वो ओरिजिन जो है वो ट्रेस करते हैं इंडिया से और वो अभी कहीं बाहर रह रहे हैं, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो उसे हम इंडियन डायस्पोरा कहेंगे। तो ये आपका हो गया बेसिक जो हम बात कर सकते हैं इंडियन डायस्पोरा से रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद अगर हम दो तीन और इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर लें तो एक हम लोग डिस्कस करते हैं NRC के ऊपर, ठीक है।
देखिए दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, बट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो एनआरसी का अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इट इज़ नथिंग बट नेशनल रजिस्टर, ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो ये बेसिकली है क्या, तो आप ये समझें कि ये बेसिकली सिर्फ एक ही स्टेट है इंडिया में जिसके लिए वैलिड है, दैट इज़ आसाम। आसाम के लिए ये वैलिड है आपका। और अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, तो इसमें लिस्ट ऑफ सिटीजन्स है, यानी कि इसमें जो भी आसाम के पीपल हैं उनकी एक लिस्ट है। और इसे लाने के पीछे मकसद ये था कि आप देखेंगे तो आसाम में आपको बहुत ज़्यादा इलीगल माइग्रेशन देखने के लिए मिलता है, ताकि हमें पता चल सके कि बेसिकली जो है वो एग्जैक्ट मेंबर्स कौन हैं आसाम के। तो उसके लिए एक नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स लाया गया था आसाम के लिए। अगर आप देखते हैं तो इसी तरह का सेम जो है वो मिजोरम के द्वारा भी काफ़ी टाइम से डिमांड किया जा रहा है। तो होपफुली बाद में अगर आता है तो हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट अभी आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अ रजिस्टर जिसमें आपको लिस्ट है, जिसमें बहुत सारे पीपल जो आसाम के हैं उनका आपको देखने के लिए मिलता है। अगर इसमें हम बात करें कि इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, यानी कि इसे कौन सी ऐसी एजेंसी है जिसके अंतर्गत इसे रखा गया है, तो नोडल एजेंसी इसमें आ जाता है आपका द वन एंड ओनली रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। तो ये इसकी नोडल एजेंसी है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं फिर वाइंड अप करते हैं। देखिए बहुत सारी चीजें जो थी सिटीजनशिप से रिगार्डिंग वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और भी जो बाकी सारे हैं वो मेंस के टॉपिक्स हैं। हम देखेंगे ये सारा जो एनआरसी पे इशू, ये सब अब हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। बहुत सारे इससे रिलेटेड होते हैं कि क्या है इम्पैक्ट एनआरसी का, फिर क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इन सभी से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग कभी और मेंस के टॉपिक्स में डिस्कस कर लेंगे। बट जो मेन चीज़ें थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है कि ये सारी चीज़ें। फिर अगर आप बात करते हैं तो एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ नथिंग बट योर एनपीआर, ठीक है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बेसिकली क्या है, ये भी आपका रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है। ये नेशनल रजिस्ट्रार जनरल और सेंट्रल कमीशन ऑफ इंडिया जो है एमएचए के अंतर्गत, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये आता है, जिसका काम होता है अरेंज करना, कंडक्ट करना, एनालाइज करना डेमोग्राफिक सर्वेज ऑफ इंडिया से रिलेटेड। यहाँ तक कि जो हम बात करते हैं सेंसस ऑफ इंडिया वो भी इन्हीं के अंडर में आता है। यहाँ तक कि जो भी हम लिंग्विस्टिक सर्वेस की बात करते हैं वो सारे भी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की, तो आप देखेंगे कि देयर वाज अ वॉर दैट इज ऑलवेज बीइंग नोन, कारगिल, ठीक है। तो जो कारगिल वॉर हुआ था उसके बाद ये रिकमेंड किया गया था कि इलीगल माइग्रेशन को कर्व करने की ज़रूरत है बहुत हद तक। इलीगल माइग्रेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के सामने, अगर इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करें तो उसी बेसिस पर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को बनाने का बात हुआ, जहां पर बेसिकली बायोमेट्रिक, विद द हेल्प ऑफ बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक, तो ये दोनों की मदद से जो है वो एक लिस्ट तैयार करने की बात हुई, जो बेसिकली एक रजिस्टर होगा जहां पर जितने भी रेसिडेंट्स हैं, दोज रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, जितने भी रेसिडेंट्स हैं वो सभी। अब हम लोग रेसिडेंट किसे कहते हैं वो हम लोग डिस्कस किया है कि हम इसमें आपके इंडियन सिटीजन तो आएंगे ही, लेकिन इंडियन सिटीजन के साथ आपके फॉरेनर्स भी आ जाएंगे। तो ये इसमें किन फॉरेनर्स को हम इंक्लूड करेंगे, तो नेशनल रजिस्टर में बेसिकली हम उन फॉरेनर्स को करेंगे जो पिछले 6 महीने से भारत में रह रहे हैं और आगे भी 6 महीने विलिंग कर रहे हैं कि वो आगे रहें। तो उस केस में हम उन सभी को हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे, उन सभी जो भी व्यक्ति हैं उनको हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। तो बेसिकली एक हम ऐसा लेमन लैंग्वेज में कह सकते हैं कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इज बेसिकली अ रजिस्टर ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, हाँ, यूजुअल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, जो भी भारत के यूजुअल रेसिडेंट्स हैं उन सभी से रिलेटेड है। फिर अब यहाँ पर भी देखेंगे तो एनपीआर और आधार, मतलब एनपीआर वर्सेस आधार पे इश्यूज आते हैं।
तो उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे कभी और बाकी जो भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उन सभी से हम लोग ने डिस्कस कर लिया है, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। बाकी देखिए ओवरऑल जितनी भी चीज़ें थी सिटीजनशिप से रिलेटेड वो हम लोगों ने तो डिस्कस पहले ही कर लिया है, तो उसे और ज़्यादा कुछ है नहीं जो आपका वनडे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। कभी मेंस में आएंगे तो डिस्कस किया जाएगा, बिकॉज सिटीजनशिप एक बहुत ही अच्छा चैप्टर अपने आप में बनता है जब हम मेंस पर्सपेक्टिव से बातें करते हैं। बट यहाँ तो सिर्फ हम लोग प्री पर्सपेक्टिव से या वनडे एग्जाम से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। तो इतनी ही चीज़ें थी जो सिटीजनशिप से हम लोग डिस्कस कर सकते थे। अब जल्द ही हम स्टार्ट करेंगे आपका, देखिए एक टॉपिक और भी है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, वो भी है, वो हम कभी डिस्कस कर लेंगे। और हम लोग अब सबसे इम्पॉर्टेंट द मोस्ट यूनिवर्सल टॉपिक जो आपके लिए होगा फंडामेंटल राइट्स, उसे हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। ट्राई करेंगे 2-3 दिन के अंदर आपका उसका लेक्चर आ जाए। हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा उसके लेक्चर्स का लेंथ बढ़ाया जाए ताकि उसको भी जितना जल्दी से जल्दी हो सके कंप्लीट करें, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी रहेगा। क्योंकि हम लोग उसमें छोटे छोटे डायमेंशंस को भी देखेंगे। आप आमतौर पे देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा वेग तरीके से आपके साथ डिस्कस किया जाता है फंडामेंटल राइट को, बट हम थोड़ा सा उसके इंटीग्रिटीज़ में भी जाएंगे। रीज़न है, आप देखेंगे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं अब CAPF CDS एग्जामिनेशंस में भी। अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा डीप में पूछा जाने लग गया है, केसेस से रिलेटेड आते हैं, मेनका गांधी केस, हजारे से रिलेटेड। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। हम स्टेट्स, अब देखिए इस बार तो स्टेट्स का बेसिक डेफिनेशन हमसे पूछ लिया गया था, बट हम थोड़ा सा और डिटेल में आ जाएंगे कि जुडिशरी उसमें स्टेट है या नहीं, BCCI है या नहीं है। ये सारी चीज़ों को हम लोग और भी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे वहाँ पर, तो वो लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। तो आई होप ये भी लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो। और बाकी थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।